सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आया हूँ मैं आज अपनी जीवन गाथा बताने को, कुछ अनकहे अनसुने किसे सुनाने को। हुआ जुल्म हमारे साथ ये तुम्हें दिखाने को, आया हूँ मैं आज अपनी जीवन गाथा बताने को। मैं भगत सिंह, मेरा जन्म 28 सितंबर 1960 गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ। जब भी मेरा नाम आता है मुझे वायलेंस रिवॉल्यूशनरी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मेरी विचारधारा एकता और राष्ट्रीयता पर था। मैंने बहुत सारे लेख लिखे, मेरी किताबें प्रकाशित हुई जो लोगों को जागरूक करने में बहुत मदद की। मैं 11 वर्ष का था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को ओपन फायर का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोगों की जानें चल गई, जिसकी चीखें पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ी। और ये चीख मेरे कान तक पहुंची। मैं 40 किलोमीटर पैदल चलकर उस जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचा। खून से लिपटे मिट्टी को मैं अपने साथ लेकर चला आया, और तब मेरे अंदर क्रांति की भावना जगी। मैंने अपने भाई बहनों की शहादत का बदला लेने की ठान ली। एक मजाकिया वाक़या हुआ मेरे साथ। हुआ यूँ कि एक दिन खेत में बाबूजी आम की गुठली बो रहे थे। मैंने पूछा उनसे, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं आम की गुठली बो रहा हूँ ताकि एक दिन ये पेड़ लगे जिसमें बहुत सारे आम लगे। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है बाबूजी, तो मैं भी एक बंदूक बो दूंगा जो एक दिन पेड़ बने जिसमें बहुत सारे बंदूक उगे, ताकि मैं अंग्रेजों को इस देश से मार कर भगा दूंगा। क्रांतिकारी की ये ज्वाला लेकर मैं अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का बेड़ा उठा लिया था। मैं गांधी जी की समर्थक था, उनके विचारों से मैं प्रभावित था। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत की थी। मैं भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं 14 वर्ष का था जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ यूँ कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी। उसके बाद लोगों ने पुलिस पर अटैक किए, लेकिन पुलिस अपने जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में छिप गई। उसके बाद लोगों ने उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और ये खबर जब महात्मा गांधी के पास पहुंची तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे अहिंसकवादी थे। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पर थी। लग रहा था कि अब अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनके इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। मैं इस फैसले के खिलाफ था, मैं बहुत नाराज था। इसलिए मैं अपनी लड़ाई अपने तरीके से करने की ठान ली। मुझे पढ़ाई में बहुत मन था। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में लगभग 300 किताबें पढ़ी। मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं अक्सर कहा करता था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वे मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरे आत्मा को नहीं। एक दिन मेरी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब से हुई। उनके जरिए मैंने HRA ज्वाइन किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सभी लोग गरम दल के थे, सभी क्रांतिकारी थे। उसके बाद मेरी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद जी से हुई। मैं 18 वर्ष का था। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर हमने काकोरी कांड को अंजाम दिया। हमने सरकारी खजाने लूट लिए और ये कार्रवाई यूं ही चलता रहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
उसके बाद हमने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया। इसके तहत हमने बहुत सारे लोगों को जोड़े और बहुत सारे काम को अंजाम दिया। जेम्स स्कॉट, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी, उसको मारने का प्लान मैं, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी और जयगोपाल ने मिलकर बनाया। मैं करीब 17 दिसंबर, बता आपको याद दिलाता हूँ, 17 दिसंबर 1928, इस दिन हमने पुलिस स्टेशन पर अपनी अपनी पोजीशन ले ली। प्लान ये था कि जैसे ही जेम्स स्कॉट बाहर आएगा हम उसे मार देंगे। वो बाहर आया, राजगुरु ने पहली गोली चलाई, उसके बाद हमने भी एक के बाद एक गोली मार दी। वो मौके पर ही मर गया। लेकिन बदकिस्मती से लेफ्टिनेंट जेम्स स्कॉट की जगह पर DSP सॉन्डर्स मारा गया। उसके मरते ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। हम किसी तरह वहां से भाग निकले, लेकिन उसके बाद पूरा लाहौर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। अब मुझे वहां से निकलना था, तो मैंने दुर्गा भाभी को अपना पत्नी बनाकर और राजगुरु को अपना नौकर बनाकर, सूट और हैट पहनकर, अंग्रेज का गेटअप लेकर मैं ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में बैठकर रवाना हो गया। बटुकेश्वर दत्त, जो बम बनाने में एक्सपर्ट था, उसके साथ मिलकर हमने बम बनाया। ऐसा बम जिसमें किसी प्रकार का कोई भी घातक केमिकल और शार्पनर्स का उपयोग नहीं किया गया था। ऐसा बम जिससे कोई जख्मी नहीं होता, बस धमाका होता। और हम ये बम असेंबली हॉल में फेंकने वाले थे, क्योंकि उस दौरान अंग्रेजी सरकार 2 नए कानून पेश करने जा रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और ये दोनों ही कानून उस टॉयलेट एक्ट की तरह थी, जिसका नतीजा है जालियांवाला बाग। और हम किसी भी कीमत पर ये दोनों ही बिल पास नहीं होने देना चाह रहे थे। इसलिए 8 अप्रैल 1929 को मैं और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल में बम फेंके। और बम फेंकने के साथ हमने पर्चे भी फेंके, जिसमें लिखा हुआ था, बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। उसके बाद हमने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। हम चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन हमने भागा नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया, ताकि हम अदालतों के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। क्योंकि उस दौरान जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हमारे ठिकानों पर एक के बाद एक रेड पड़ने लगी, जिसमें सुखदेव पकड़ा गया और वो भी जेल चला आया। कॉन्स्पिरेसी सस्पेक्ट में राजगुरु भी पकड़ा गया। और हमारे जेल आने के कुछ दिनों बाद ही सॉन्डर्स की मौत की फाइल खुल चुकी थी। जांच में यह पाया गया कि जो बंदूक हमारे पास से मिली है, उसी बंदूक का इस्तेमाल सॉन्डर्स को मारने में किया गया। और इधर जयगोपाल, जो सॉन्डर्स के मत में की हत्या में हमारे भी साथ था, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिया और हमारे खिलाफ अदालत में बयान दे दिया। मुझे, राजगुरु और सुखदेव, हम तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की तारीख तय हुआ 24 मार्च 1931। हमें जेल में बंद कर दिया गया।
ऐसा कोठरी जिसमें बमुश्किल हम समा पाते। मैंने जेल में रहकर कुछ किताबें पढ़ी और जेल डायरी के नाम से एक बुक भी लिखी। जेल अधिकारी हमें ले जाने के लिए आ ही रहे थे। मैं कुछ किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ा था। मैंने उनसे कहा, क्या आप मुझे इस किताब की एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? उसके बाद हमें जेल से बाहर निकाला गया। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आज़ादी का प्रिय गीत गाने लगे। वो दिन भी आएगा जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी तुझा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजाने इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे। और फिर हम नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो। हमारे गूंज बाहर तक सुनाई पड़ा। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर हमें एक के बाद एक फांसी पर चढ़ा दिया। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे मन की लहू जहाँ टपकेगा मेरा, होगा वही उजाला। हमारे लाश को टुकड़े टुकड़े करके ट्रक में फेंक दिया गया और जेल के पीछे की दीवार तोड़कर सतलज नदी के किनारे टुकड़े लाश पर, टुकड़े शरीर पर मिट्टी की तेल डालकर उसे जला दिया गया। सामने से भीड़ को आते देख पुलिस वहां से भाग निकली। कुछ बचे टुकड़े और हड्डी को साथ लेकर हमारा अंतिम संस्कार किया गया। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। तो ये थी मेरी जीवन गाथा। भले हम इस आज़ाद भारत में सांस तो नहीं ले पाए, लेकिन हम अब भी जीवित हैं देशवासियों के दिलों पर, देशवासियों के धड़कनों पर, हमारी विचारधारा और हमारी राष्ट्रीयता के साथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे,